आज फिर बूढ़ी कांता दरवाजे के बाहर बैठी आंसू छुपा रही थी, क्योंकि उसके बेटे ने सब्जी में नमक तेज होने के कारण उसे बहुत बुरी तरह मारा था। जब वह बेटे से कहती कि बहू को बोला करो, खाना बना लिया करे, क्योंकि मेरा बनाया खाना तुम्हें पसंद नहीं आता, तो वह और भी अपनी माँ पर गुस्सा करता। एक दिन बेटे ने घर पर दोस्तों की दावत रखी और माँ से बोला, आज खाना अच्छा ना बनाया तो घर से निकाल दूंगा। तो बूढ़ी कांता ने डरते डरते खाना बनाया, और जब दोस्तों ने खाना खाया तो उन्होंने कहा कि उस नौकरानी को बुलाओ जिसने खाना बनाया है। तो सामने खड़ी बूढ़ी कांता के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि खाने की प्लेट बड़ी जोर से जमीन पर पटक कर विनय ने फेंकी थी। अपनी माँ को बड़े गुस्से से देखा बूढ़ी कांता तो जैसी सहम गई, कहने लगा, फिर से नमक तेज। विनय गुस्से का बहुत तेज था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बूढ़ी कांता खाना बनाए और कभी नमक मिर्च आगे पीछे हो जाए, लेकिन शायद बुढ़ापा था या कुछ कारण था कि अब खाना उनसे ठीक से बनता नहीं था। विनय की जब से शादी हुई थी, उसकी पत्नी ने बस 2-3 बार ही खाना बनाया था, और विनय ने तो उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन खाना भी नहीं खाया। कहने लगा, माँ, खाना तुम बनाओगी? तुम जानती हो कि मुझे किसी और के हाथ के खाने की आदत नहीं है। मुझे अपनी पत्नी के हाथ का भी खाना पसंद नहीं है। उसकी पत्नी वासु ने तो जैसे भगवान का धन्यवाद किया कि तो चलो अच्छा है, बात सिर्फ विनय के खाने की ही नहीं है थी। कपड़े भी वासु ने जब वॉशिंग मशीन में धोए तो कहने लगा कि यह क्या किया है तुमने? मेरे कॉलर पर अभी अभी पसीने के निशान है और कपड़ों पर मिट्टी भी लगी है। फिर अपनी माँ को कहने लगा, कपड़े आप अपने हाथ से धोया करें, मुझे नहीं पसंद आता इस लड़की का काम। बूढ़ी कांता तो समझी थी कि बेटे की शादी करेगी तो बहू का सुख भी उन्हें भी प्राप्त होगा, लेकिन उल्टा उसके काम बढ़ गए थे। जब विनय के कपड़े धोती तो चुपचाप वासु भी अपने कपड़े उसके सामने रख देती थी। कहती, आप कपड़े बड़े साफ धोती है, खाना बनाती तो कहती, माँ जी, 2 रोटियां मेरे लिए भी बना देना, आपके हाथ की रोटी में बड़ा स्वाद होता है। पता ही नहीं चलता कितनी खा ली। बूढ़ी कांता चुपचाप खाना बनाने लगी। जिम्मेदार कम क्या होनी थी, और भी बढ़ गई, यहाँ तक कि घर की सफाई तक का जिम्मा बूढ़ी कांता का था। वासु या तो सचमुच काम की चोर थी या जानबूझकर खराब काम करती थी। नई नई शादी थी, इसलिए विनय उससे कुछ नहीं कहता था, मगर घर के काम की सारी जिम्मेदारी विनय धीरे धीरे बूढ़ी कांता पर डाल चुका था। उसकी पत्नी तो बस नखरे दिखाने के लिए रह गई थी। जैसे ही शाम होती, नए कपड़े पहनती, चूड़ियां पहनती, मेकअप करती और आते ही विनय कमरे में चला जाता। जब बाहर आता तो अपनी माँ से कहता, रोटी नहीं बनाई अभी तक, बड़ी देर लगा दी। आपको पता भी है कि मैं भूखा प्यासा काम से आता हूँ, मुझे वैसे भी बाजार का खाना नहीं पसंद। बूढ़ी कांता उस समय पसीने से भीगी दाल सब्जी बना रही होती थी, एक और रोटियां भी बना रही होती थी। कहने लगी, बेटा, बस बन गई है, वासु से कहो छौंक लगा दे। वासु का बस यही काम था, छौंक लगा दिया, बर्तन लगा दिए, बर्तन उठा लिए। बर्तन धोती तक नहीं थी, क्योंकि विनय कहता था कि यह बर्तन धोती है तो उसमें से साबुन की बदबू आती है। माँ, आप बर्तन धोया करो, यह कहकर उसने अपनी पत्नी को जैसे हर काम से ही आजाद कर दिया था। एक बार उसने घर में अपने ससुराल वालों की दावत रखी। बूढ़ी कांता के हाथ का खाना खाकर उसके ससुराल वालों ने बहुत तारीफ की थी। उन्हें लगा कि खाना उनकी बेटी ने बनाया होगा, लेकिन जब यह पता चला कि खाना कांता देवी ने बनाया है तो वासु का मूड
बड़ा खराब हो गया, क्योंकि हर कोई बूढ़ी कांता के खाने की तारीफ कर रहा था और यह बात वासु से सहन नहीं हो रही थी। इसलिए उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। बार बार कह रही थी कि मुझे तो नमक तेज लग रहा है। विनय कहने लगा, नहीं माँ, खाना बनाए और मिर्च तेज हो जाए, सवाल ही नहीं होता। मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। अब तो तुम्हारे घर वालों ने भी मेरी माँ की तारीफ की है। काश कि तुम्हें भी मेरी माँ की तरह खाना बनाना आ जाए। मुझे अपने कामों की माँ के खाने की बड़ी बुरी आदत हो गई है। विनय ने जब माँ की तारीफ की तो वासु से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए कुछ दिन बाद ही उसने देखा कि बूढ़ी कांता खाना बनाने के बाद कहीं पड़ोस में चली गई है। उसने जल्दी से पतीले में नमक का चम्मच भर भर कर डाल के हिला दिया और ढक्कन ढक कर वापस अपने कमरे में चली आई। रात को जब विनय थक कर घर आया और जैसे ही खाना खाने लगा, तेज नमक उसके मुंह में गया ही था कि प्लेट फटाक से उसने जमीन पर फेंक की। अपनी माँ को बुरा भला कहने लगा, यह क्या किया आपने? इतना तेज नमक की खाना कड़वा लग रहा है, खाने के लायक नहीं रहा। बूढ़ी कांता ने जब चखा तो वह खुद हैरान रह गई। खाने में नमक बहुत तेज था। वह तो जितना नमक डालती थी उतना ही डाला था। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वह हैरान हुई, कहने लगी, बेटा मैंने तो नमक उतना ही रखा था जितना रोज रखती हूँ। वह कहने लगा, आपकी बात का मतलब क्या है? क्या कोई भूत है हमारे घर में जो नमक तेज करके चला गया? माँ, आप जानती है वासु को तो कोई काम आता ही नहीं है। वह तो किचन में जाती तक नहीं। शायद आप मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ करना चाहती है, क्योंकि वह खाना नहीं बनाती, बर्तन नहीं धोती, कपड़े नहीं धोती, इसलिए कि मुझे आपके काम के अलावा किसी काम का काम पसंद नहीं आता। आप चाहती है कि अगर वह काम नहीं करती तो उसका घर भी उजड़ जाए। देखिए, मुझे इस तरह की बातों में उलझाने की कोशिश मत करें। मेरे मन में यह शक डालने की कोशिश मत करें कि मेरी पत्नी ने यह सब कुछ किया है। बूढ़ी कांता कहने लगी, बेटा मैंने यह कब कहा? हो सकता है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मैं थक बहुत जाती हूँ, शायद उसी कारण मुझसे गलती हुई होगी। बूढ़ी कांता ने सारा दोष खुद पर लिया था। बेटे के तेवर देख चुकी थी, अपने दिल को यह कहकर समझा चुकी थी कि पहले भी तो मैं करती थी, अब भी कर लूंगी, तो क्या फर्क पड़ेगा। मगर इस बार उन्होंने खाना बनाया और हर चीज ध्यान से डालने के बाद वहीं खड़ी रही, चूल्हा बंद करके फिर ही वहां से हटी थी कि मुंह हाथ धो ले, तो उन्हें लगा जैसे जलने की महक आ रही है, जैसे कुछ जल रहा है। पहले उन्हें लगा शायद पड़ोस से रही होगी, क्योंकि उन्होंने तो अपने सामने चूल्हा बंद किया था। जब बाहर आई तो देखा कि किचन से धुआं उठ रहा है और जलने की बदबू भी वहीं से आ रही है। जल्दी से जब किचन में आई तो खाना जल चुका था। पतीले के नीचे आग बहुत तेज थी। कुछ देर बाद वासु भी अपने कमरे में से बाहर आई, कहने लगी, माँ यह क्या जल रहा है? इतनी महक आ रही है, मैं तो सो रही थी, बदबू के कारण मेरी आंख खुल गई। जैसे ही किचन में आई तो कहने लगी, ओहो, खाना जल गया? कैसे जल गया? बूढ़ी कांता कहने लगी, बेटा मैंने तो खुद चूल्हा बंद किया था। कहने लगी, आप भूल गई होगी, उम्र भी तो इतनी हो गई आपकी, इस उम्र में इंसान भूल जाता है। कोई बात नहीं, ऐसा करें दूसरा खाना बना ले। सारी सब्जी जलकर राख हो गई थी। इतनी मेहनत से उन्होंने खाना बनाया था। कहने लगी, बेटा आज तो मैंने कपड़े भी धोए हैं, मेरे तो कंधों में बहुत दर्द है। ऐसा करो कि जल्दी से मुझे सब्जी काट कर दे दो।
तो मैं वह बना लेती हूँ। वह कहने लगी, मैं ज़रूर काट देती, लेकिन चाकू मेरे हाथ पर लग जाता है। यह कहकर वह दोबारा कमरे में चली गई। बूढ़ी कांता पहले तो खूब रोई, इतनी मेहनत से खाना बनाया था और सारा खाना जलकर राख हो गया। फिर लगा शायद वह बूढ़ी हो गई है तो भूल गई होगी। दोबारा से सब्जी काटी, वह बनाई, लेकिन रात को मिर्च बहुत तेज थी। फिर से मैंने उन्हें गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, मुझे समझ आ गया, आप जानबूझकर यह हरकतें कर रही है ताकि आपको खाना ना बनाना पड़े। बूढ़ी कांता कहने लगी, जब सारी जिंदगी तुम्हें खिलाया है बेटा, तो अब क्यों ऐसा करूंगी? मुझे शायद भूलने की बीमारी हो गई है। मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, क्योंकि कल मैंने नमक तेज डाल दिया था। दोपहर को सब्जी बनाई तो सारी की सारी जल गई। मुझे लगा मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन वह जल रहा है था। उसके बाद दोबारा से सब्जी बनाई तो तुम्हारे सामने मिर्च तेज हो गई। काम करती हूँ तो भूल जाती हूँ, शायद मैं भूलने लगी हूँ। वह कहने लगा, अच्छा अच्छा, कल ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। कल सुबह नाश्ते के बाद तैयार रहिएगा। बूढ़ी कांता को विनय के एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहने लगा कि इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे मैं आपकी याददाश्त को तेज कर दूं। हाँ, बादाम खाया करें, दूध पिया करें, बाकी अपनी नींद पूरी किया करें। वैसे तो इस उम्र में यह कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लड प्रेशर आपका ठीक है, लेकिन आपकी उम्र हो गई है। माँ जी, मेरा आपसे परामर्श है कि काम करना बंद करें, रिटायरमेंट ले लें, बहू के सर पर अब घर की जिम्मेदारी डाल दें। डॉक्टर ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन विनय के माथे पर बल पड़े थे। घर आकर कहने लगा, मुझे तो लगता है आप झूठे बहाने करती है। डॉक्टर कहता है कि आप बिल्कुल फिट है। बूढ़ी कांता कहने लगी, यह भी तो हो सकता है कि मेरी उम्र हो सक हो गई है। कहने लगा, फिर ऐसा करें, जैसे आप खाना बनाती है वैसा वासु को भी सिखा दें। यह सुनकर वासु ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, आप मुझे सिखा दें, लेकिन खाना फिर से बेस्वाद ही बना था। बूढ़ी कांता ने एक एक चीज उसे बताई थी और वह कह रही थी कि उसने वैसा ही बनाया, लेकिन कच्चे प्याज, अदरक, लहसुन का कच्चा सा टेस्ट मुंह में आ रहा था। खाना इतना बेस्वाद था कि एक निवाला भी गले से उतरना कठिन था। और उस पर विनय का स्वभाव, उसने तो एक और जो मुंह में डाला था वह भी थूक दिया। पहली बार उसने वासु पर चिल्लाकर बात की थी कि यह तुमने क्या बनाया। वह कहने लगी, जैसे माँ जी ने बताया था मैंने बना दिया। मुझे क्यों डांट रही हो? यह कहते हुए रोते हुए अपने कमरे में चली गई। विनय अपनी कांता माँ को घूरने लगा। कहने लगा, आप क्यों उसे ठीक से नहीं सिखाती? मुझे तो लगता है आप चाहती ही नहीं है कि वह खाना बनाना सीखे। मुझे तो लगता है जानबूझकर आपने उसको ऐसा गंदा खाना सिखाया है। माँ, मैं आपके खाने का पता नहीं क्यों आदी हो चुका हूँ। मुझसे और कुछ खाया ही नहीं जाता। सुबह का नाश्ता किया है मैंने और अब घर आकर खाना खा रहा हूँ, तो यह बेस्वाद खाना आप मेरे आगे रख रही है। ना खुद बनाती है, ना उसे सही से सिखाती है। आप चाहती क्या है, कि मैं मर जाऊं? बड़े गुस्से से वह दहाड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। बूढ़ी कांता अपने आंसू छुपा रही थी। कुछ देर बाहर बैठी रही, बार बार अपने आंसू साफ करती रही। एक पड़ोसन उनके पास आकर बैठ गई। कहने लगी, क्या हुआ बूढ़ी माई, रो क्यों रही हो? कहने लगी, ऐसे ही सर में दर्द है, घबराहट हो रही है थी, इसलिए बाहर दरवाजे पर बैठ गई। यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारे घर से चिल्लाने की बहुत आवाजें आती है,
विनय को कहा करो कि गुस्सा कम किया करे, बुरी बात होती है, कभी-कभी तो लगता है जैसे तुम पर चीख रहा हो। बूढ़ी कांता ने आंसू साफ किए कहने लगी, नहीं, अपनी पत्नी पर चीखता है, भला मुझ पर क्यों चीखेगा? मेरी तो बहुत इज्जत करता है। कभी-कभी आंख उठाकर उसने मेरी ओर नहीं देखा। वह अपने बेटे की बुराई दूसरों से नहीं कर सकती थी। पड़ोसन कहने लगी, रहने भी दो, सब पता है मुझे। किस पर चिल्लाता है? बातें मत बनाओ, कौन नहीं जानता उसके स्वभाव और उसकी बदतमीजी को। तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे बदतमीज किया है। बचपन से उसे डांट के रखा होता तो तरह इस तरह बदतमीज ना बनता। बूढ़ी कांता कहने लगी, मैंने तो इसलिए प्यार दिया कि कहीं पिता की कमी महसूस ना हो, उसे यह ना लगे कि बाप नहीं है तो माँ ने भी ममता नछावर नहीं की। वह कहने लगी, अपनी सारी जिंदगी तो तुमने उसकी नाम कर दी, और क्या चाहता है तुम्हारा बेटा तुमसे? अरे तुम जवान थी जब उसके पिता का देहांत हुआ था, चाहती तो दूसरी शादी कर लेती, सौतेले पिता उसके सर पर आता तो और उसे जूते लगाता तो उसका भी दिमाग ठीक हो जाता, तुम्हारी जिंदगी भी सुखमय हो जाती। कितना समझाया हम लोगों ने तुम्हें, कितने लोगों का रिश्ता आता था तुम्हारे लिए। अरे कई कुंवारे लड़के तक तैयार थे, लेकिन तुम्हारी एक जिद थी कि बेटे के साथ गलत नहीं कर सकती। बाप चला गया है तो क्या हुआ, सौतेला बाप नहीं ला सकती। अब बताओ क्या मिला तुम्हें? बेटे के को देख रही हो, उसके तेवर देखे हैं तुमने, बहू आने के बाद भी तुम्हें कोई सुख नहीं मिला। जिस तरह से वह चिल्लाकर तुम्हें कहता है, चार ग- चार घरों में पता चलता है कि सारे घर के काम अभी भी तुम कर रही हो, और वह महारानी तो बिस्तर संभाल कर बैठ जाती है। अरे यह सब नखरे जानबूझकर खराब काम करती है ताकि सारे काम तुम्हें करने पड़े। शायद पीछे कोई खड़ा था। जैसे ही बूढ़ी कांता ने पीछे देखा तो विनय बड़े गुस्से से खड़ा देख रहा था, और वह बुरी तरह से घबरा गई। तुरंत उठ कर के घर के अंदर जा दरवाजा बंद कर लिया। एक जोरदार थप्पड़ मारा था जो बूढ़ी कांता के मुंह पर पड़ा, और मारने वाला अपना बेटा था। कहने लगा, तुम मेरी बुराइयां करती हो। पड़ोस में बूढ़ी कांता को तो जैसे विश्वास नहीं हुआ। गाल पर इतना दर्द और जलन नहीं हुई थी जितना दर्द उनके सीने में उठा था। यह नहीं सोचा था कि बेटा हाथ उठाएगा। कहने लगी, बेटा तुमने क्या मेरे मुंह पर सचमुच थप्पड़ ही मारा है, या मैं कुछ बोल रही हूँ? आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन इन्हें को कोई शर्मिंदगी नहीं थी। कहने लगी, शायद मुझसे भूल हुई है। मेरा बेटा मुझे थप्पड़ तो नहीं मार सकता, उसका हाथ मुझ पर नहीं उठ सकता। शायद मुझे सच में भूलने की बीमारी हो गई है। यह कहते रोते रोते अपने कमरे में चली गई। सामने लगे शीशे के पास खड़े होकर देखो तो गाल पर उंगलियां छपी हुई थी। फूट फूट के रोने लगी, अपने आप से कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता। मैंने तो आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया, वो कैसे मुझ पर हाथ उठा सकता है? मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ तो नहीं मार सकता। दिल में जैसे दर्द की लहरें उठने लगी थी, रोए जा रही थी। रात भर सुकून से सो नहीं पाई। सुबह देर से आंख खुली, दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। माँ जल्दी बाहर आकर नाश्ता बना कर दो, मुझे काम के लिए देर हो रही है। हड़बड़ा कर बूढ़ी कांता उठ बैठी, दरवाजा खोला। सामने विनय खड़ा था, लेकिन शर्मिंदगी उसके चेहरे पर दूर दूर तक नहीं थी। वह उठकर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता करके वह जा चुका था। वासु जब कमरे से बाहर आई तो नाश्ता करते हुए साथ साथ कहने लगी, यह विनय भी ना गुस्से में अंधा ही हो जाता है। अरे क्या जरूरत पड़ी थी थप्पड़ मारने की? क्या हो गया जो आपने मोहल्ले की चार औरतों के
आगे उसकी बुराई कर दी। इतने नखरे तो हमारे भाइयों के भी नहीं है। खाना ऐसे ऐसा हो, कपड़े वैसे धुले हो। माँ वैसे बुरा मत मानिए, आपने विनय को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। बूढ़ी कांता ने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़ी कांता के अंधे प्यार का शायद उन्हें यही फल मिलना था। अपने बेटे के कपड़े इस्त्री करती थी, बड़े प्यार से धोती थी ताकि सब लोगों के बीच में कपड़े पहने हुए अलग ही लगे, या ना यह ना लगे कि अनाथ है तो मैले कपड़े पहने हैं। वह ख्याल रखना और प्यार करना इतना महंगा पड़ जाएगा, बूढ़ी कांता ने ऐसा कब सोचा था। अच्छा खाना बना कर देती थी ताकि पेट भर कर खाए। क्या पता था कि यह सब चीजें उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। फिर भी बहू से कुछ नहीं कहा। बूढ़ी कांता की तो जैसे भूख मर गई थी। दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। सारे घर के काम करके खाना बनाने के बाद वासु को अपने पास बुलाया। कहने लगी, देखो चूल्हा बंद है ना। वह कहने लगी, हाँ चूल्हा बंद है। कहने लगी, अच्छा जरा खाने का नमक चेक करो, ठीक है ना। खाने का नमक चेक किया। कहने लगी, हाँ नमक तो ठीक है, मिर्च भी ठीक है। कहने लगी, अच्छा देखो बेटा, मैं तो भूल जाती हूँ, तुम याद रखना यह खाना बिल्कुल ठीक है, नमक मिर्च ठीक है, चूल्हा बंद है। वह कहने लगी, हाँ माँ जी, मैं याद रखूंगी। वो मेरे मरे प- पैरों से अपने कमरे में चली गई। गाल का निशान तो शायद गायब हो गया था, लेकिन दिल पर बहुत गहरी छाप पड़ चुकी थी। अब खाना ठीक रहता था, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक रहता था, खाने में कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी। विनय कहने लगा, वैसे माँ मुझे पता होता कि मेरा एक थप्पड़ आपके खाने को पहले जैसा बना देगा तो मैं यह पहले ही कर देता। बड़ी डिठ आवाज से मजाक वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए उसने कहा, जैसे कि थप्पड़ माँ को ना मारा हो, किसी और को मारा हो। बूढ़ी कांता तो जैसे पत्थर की मूर्त बन चुकी थी। एक बार विनय कहने लगा, मैंने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया है, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाएगा बनाइएगा। बूढ़ी कांता ने खाना बना दिया। दोस्तों ने खाना खाया तो बहुत तारीफ की। कहने लगे, किसने बनाया है, अपनी उस नौकरानी को बुलाओ। तो यह सुनकर जैसे बूढ़ी कांता तो अंदर से मर चुकी थी। यह हैसियत थी उनकी एक नौकरानी जैसी। फिर सोचा कि शायद विनय कहेगा, नहीं नहीं, मेरी माँ ने बनाया है, लेकिन उसने आवाज दी। कहने लगा, बूढ़ी कांता माई अंदर आओ। बस इससे ज्यादा सहन शक्ति उनके अंदर नहीं थी। बूढ़ी कांता माई वही गिर गई, सांस रुक गई थी, मर चुकी थी। रोना धोना मच गया था। कहने को एक बात छोटी सी थी, लेकिन बूढ़ी कांता माई को बहुत बड़ा सदमा लगा था। बूढ़ी कांता माई के मरने के बाद जैसे सच में विनय की जिंदगी बदल गई थी। पत्नी के हाथ का खाना उसे पसंद नहीं आता था, ना बाजार का ठीक से खाना खाया जाता था। खाना मुंह में रखता तो अंदर निकला नहीं जाता था। अब वह रोता था। माँ के जाने के का अब दुख हुआ था। जिस हाथ से माँ को थप्पड़ मारा था, उस हाथ में ऐसे छाले पड़े थे कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले से कमजोर हो गया था। वासु सिर्फ उसे दूध की ही देती थी और साथ में सूखा सा पाव रख देती थी कि रोटी नहीं खाई जाती तो यह खा लो। रोता था, बिलखता था, अपनी माँ से माफिया मांगता था, लेकिन वह एक थप्पड़ उसके लिए जैसे उम्र भर की सजा बन गया था। बात छोटी तो नहीं थी, थप्पड़ था। और खाने वाली कौन थी? उसकी माँ। वो बेचारी बूढ़ी कांता अम्मा मर ना जाती तो और क्या करती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको की हमारे आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आज की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो
ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।